मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आज कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा LLB सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में चलने वाले पेपर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के एक टॉपिक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 क्या है। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन आदर्शों को घोषित किया गया है जिन्हें प्राप्त करना हमारे संविधान का लक्ष्य है। प्रस्तावना के अंदर वो चीज़ें बताई गई है जिनको प्राप्त करना संविधान का उद्देश्य है। संविधान की प्रस्तावना के अंदर नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। जो देश के जो नागरिक हैं उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले, इसकी आधारशिला रखी गई है तथा न्याय प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर की प्राप्ति हो। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39A जो कि बात करता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि भारतीय संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंदर प्रावधान किया गया कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस तरह से कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर सभी को न्याय सुलभ हो सके, सभी को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर हो और सभी को सुलभ न्याय मिल सके। और विशिष्ट रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक, इकोनॉमिक अगर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो न्याय प्राप्त कर सके, अपने लिए किसी एक अच्छे वकील को हायर कर सके, तो या अपनी बात को कोर्ट में रखने के लिए वो किसी वकील को नहीं रख पा रहा है, तो वो उसको भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि वो एक मतलब एडवोकेट को रख सकें। तो इसीलिए ये जो 39 का जो है 39A जो प्रावधान है भारतीय संविधान का 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है जो आर्थिक किसी तंगी के कारण और अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उसको सुलभ न्याय प्राप्त हो सके, इसी उपयुक्त विधान या योजना द्वारा या अन्य रीति से या तो किसी प्रकार से जो उपयुक्त विधान बनाया जाए। ये भारतीय संविधान के 39 के अंदर बताया गया है कि उपयुक्त विधान या किसी एक ऐसी योजना या अन्य किसी रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा ताकि जो निर्धन व्यक्ति है या किसी अन्य निर्योग्यता से ग्रसित जो व्यक्ति है वो सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त कर सके। इसी मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो एक्ट भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा पारित किया गया। इसी प्रकार का जो प्रावधान है CRPC के धारा 304 में भी दिया हुआ है। CRPC का जो धारा 304 है वो बात करता है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। ये भी इसी प्रकार का प्रावधान है जो कि संविधान के 39 के अंदर दिया गया है। उसी प्रकार का ये भी प्रावधान है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 304 के अंतर्गत। इसी प्रकार से एक केस है MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य और हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, पहला केस, तथा दूसरा है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, दूसरा केस। इस प्रकार से 3 केस हैं। MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य का एक केस है और 2 केस है खातून बनाम बिहार राज्य तथा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि आर्थिक असमर्थता के आधार पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना, आर्थिक असमर्थता के आधार पर
निःशुल्क विधिक सहायता को प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जो प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के मूल अधिकार का अभिन्न अंग है। यानी जो भारतीय जो संविधान की जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, जो कि ये प्रावधान करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो किसी एक निर्धन व्यक्ति के द्वारा आर्थिक असमर्थता के आधार पर, अगर वो गरीब है, अगर वो इतना सक्षम नहीं है कि अपने लिए विधिक सहायता प्राप्त कर सके या किसी एडवोकेट को अपना पक्ष कोर्ट में रखने के लिए खड़ा कर सके या हायर कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो आर्थिक रूप से अक्षम है, उसको निःशुल्क विधिक सहायता, उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करे और अपने अधिकारों की रक्षा करे। इस प्रकार का जो अधिकार है उसको इन केसेज के अंदर अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों को, जहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्ताव में कहा गया है कि जस्टिस होगा, जो जस्टिस होगा वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होगा। और अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत घोषित नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी ढंग से लागू करने के भारतीय संसद ने विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 को पारित किया है। कोई व्यक्ति आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण न्याय पाने से वंचित न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जो निर्धन हो या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण वो न्याय पाने से वंचित रह जाए, तथा न्याय प्राप्त करने के सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिल सके। हर व्यक्ति के पास में न्याय प्राप्त करने का बराबर से समान अवसर हो, इस उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा विभिन्न विधिक सेवा समितियों का गठन किया जाता है, तथा जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इसके अंतर्गत जो प्राधिकरण है वो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और इसके अंतर्गत ही तालुका विधिक सेवा समिति भी है। और इसी जो राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण एक्ट 1987 है, इसके अंतर्गत लोक अदालतों के बारे में भी बताया गया है, जो कि स्थायी लोक अदालत है और लोक अदालत है। दोनों लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 3 से लेके 5 तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। अब हम राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण का जो है गठन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि धारा 3 के अंदर इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3(1) के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग, यानी कि जो केंद्रीय प्राधिकरण है उसको अपनी शक्तियों के प्रयोग और उसको सौंपे गए कार्यों को करने के लिए जो केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक निकाय का गठन करती है, वो जो निकाय बनाती है नेशनल लेवल पे, उसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाता है, जो कि केंद्रीय प्राधिकरण को जो शक्तियां प्रदत्त की जाएगी उनका उपयोग करने के लिए एक जो प्राधिकरण का गठन करती है नेशनल लेवल पे केंद्रीय सरकार, तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उसको सौंपे गए कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है। यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करेगी, उसको जो दिए गए कार्य और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करती है। धारा जो 3(2) है
3 का जो सबसेक्शन 2 है के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस प्रकार होगा उसके बारे में प्रावधान बताया गया है। इसके अंतर्गत जो है एक मुख्य संरक्षक होगा जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होगा। यानी जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होंगे। अगले जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष आते हैं वो भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जो होंगे वो उच्चतम न्यायालय के सेवारत, या तो वो सेवा में हैं उच्चतम न्यायालय में या फिर वो सेवानिवृत्ति वाले न्यायाधीश होंगे, और जिनका मनोनयन भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इनकी नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय के या तो सेवारत न्यायाधीश होंगे या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, जिनका मनोनयन नॉमिनेशन भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। भारत के भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद होते हैं सदस्य। इस प्राधिकरण में केंद्रीय सरकार द्वारा इतने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जितने केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात आवश्यक समझे। जितना कि केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ये उचित समझे कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है इसके अंदर इतने सदस्यों की आवश्यकता है ताकि इसका कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, तो इन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार इतने सदस्य मनोनीत करेगी जो कि मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इस प्राधिकरण को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हो। इन सदस्यों की अर्हता का निर्धारण केंद्रीय सरकार ही करेगी कि क्या क्या योग्यताएं होंगी इन सदस्यों के अंदर जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य बन सकते हैं। इसका निर्धारण भी केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात करेगी। अगला जो एक इसमें इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य सचिव होगा। इसके प्रावधान धारा 3 के सबसेक्शन 3 के अनुसार उसमें दिए गए हैं। इस प्राधिकरण का एक सदस्य सचिव होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय सरकार भारत के CGI से परामर्श करेगी, उसके बाद में एक सदस्य सचिव की नियुक्ति की जाएगी केंद्रीय सरकार के द्वारा। सदस्य सचिव के रूप में ऐसे सदस्य को नियुक्त किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशंस को धारण करता हो। केंद्रीय सरकार एक क्वालिफिकेशन को निर्धारित करेगी कि इस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य होगा। ये कार्य केंद्रीय सरकार का है और उसकी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात नियुक्ति प्रदान करेगी। अब सदस्य सचिव केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के अधीन कार्य करेगा। जो केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसके अधीन, उसके सानिध्य में अधीन कार्य करेगा सदस्य सचिव केंद्रीय प्राधिकरण का। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा या प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे प्रदत्त की जाए। ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि या तो उसको दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा उसको इस प्रकार की शक्तियां दी जाए। उन शक्तियों का प्रयोग सदस्य सचिव करेगा। उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्रीय सरकार या केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाए। ऐसी जो सदस्य सचिव है केंद्रीय प्राधिकरण का वो अपने कार्य के दौरान ऐसी शक्तियों का, ऐसे कर्तव्यों का, ऐसी पावर्स भी होगी उसकी और ऐसी ड्यूटीज भी होगी जो कि उसको केंद्रीय सरकार देगी या के प्राधिकरण जो है उसके कार्यकारी अध्यक्ष उसको सौंपेंगे। तो उन दोनों शक्तियों का और कर्तव्यों का पालन सदस्य सचिव करेगा।
सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि धारा 3 का सबसेक्शन 4 के अनुसार उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों तथा सदस्य सचिवों के पदों की अवधि तथा पदों की शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात केंद्रीय सरकार करेगी। यानी केंद्रीय सरकार सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि के बारे में प्रावधान करेगी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में धारा 3 की उपधारा 5 के अनुसार इस अधिकरण में अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यानी इस अधिकरण के अंदर जो जितने अधिकारी और कर्मचारी की आवश्यकता होगी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, तो उनकी नियुक्ति का जो कार्य है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा खुद किया जाएगा, जिनकी संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार तय करेगी। नियुक्ति तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा की जाएगी, लेकिन उनकी संख्या को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि इतनी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में की जाए, जिससे कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य सही ढंग से पूरा किया जा सके या सुचारू रूप से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अपना काम कर सके। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए की जाती है। इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो कार्यों का सुचारू रूप से निष्पादन करने के लिए की जाएगी, जो कार्य केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के होते हैं। अधिकारी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि, इसकी वेतन के बारे में अधिकारी एवं कर्मचारियों के धारा 3 की उपधारा 6 के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी तथा कर्मचारी उतना वेतन व उतना भत्ता पाने के अधिकारी होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार निर्धारित करेगी। यानी कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, यहाँ पर कार्यकारी जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, जबकि इसकी सदस्य सचिव अधिकारी जो सदस्य और सदस्य सचिव है इनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात। और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का जो निर्धारण है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। वेतन एवं खर्चे भारत की संचित निधि से किए जाएंगे। ये भी जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 3 की उपधारा 7 में दिया गया है कि धारा 3 की उपधारा 7 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते एवं पेंशन सहित सभी प्रशासकीय जो खर्चे किए जाएंगे वो भारत की संचित निधि से किए जाएंगे, भारत के कंसोलिडेटेड फंड से उन सब का व्यय किया जाएगा। अब जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो आदेश होंगे, जो निर्णय होंगे, उनको प्रमाणीकरण कौन करेगा, ऑथेंटिकेट कौन करेगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 3 के उपधारा 8 में दिए गए हैं। इसके अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो आदेश होंगे, जो निर्णय किए जाएंगे, उनको ऑथेंटिकेट प्रमाणीकरण करने का कार्य सदस्य सचिव करेगा, अथवा जो कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा समुचित रूप से अगर किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाता है तो वो भी इसको जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश और निर्णय होंगे उनको ऑथेंटिकेट करेगा, प्रमाणीकरण कर सकता है। अब प्राधिकरण की कार्यवाही किसी पद की रिक्तता या उसके गठन में दोष से अवैध नहीं होगी। इसके प्रावधान धारा 3 की उपधारा 9 के अंतर्गत दिए गए हैं कि यदि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कोई निर्णय किया गया है, कोई कार्यवाही है, कोई आदेश है, तो इस आधार पर भी वो निर्णय या जो है आदेश है वो अवैध नहीं माना जाएगा कि उसका जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन किया गया है उसमें कोई दोष है या कोई सदस्य का कोई पद है वो रिक्त है। इस आधार पर उन निर्णयों को अवैध नहीं ठहराया जाएगा, वो निर्णय वैध होंगे। राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्य
कि अब हम चर्चा करेंगे कि फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। इसके जो प्रावधान है वो धारा 4 में दिए गए हैं कि राष्ट्रीय जो प्राधिकरण हैं उसके कौन कौन से कार्य हैं। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 4 जो है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों से संबंध रखती हैं और धारा 4 के अंदर कार्यों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। धारा 4(1) के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निम्न सभी या किन्हीं कार्यों को कर सकेगा। इन सभी कार्यों को जो धारा 4(1) में बताए गए हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इन सब कार्यों को या इनमें से किसी कार्यों को कर सकेगा। यहाँ पर हम जो एक पहला कार्य की बात करते हैं, नीति का निर्धारण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन। यानी जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो एक्ट है 1987 का जो एक्ट है, इस एक्ट को लागू इसलिए किया गया है ताकि समाज के अंदर जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो अपनी निर्धनता के कारण, अपने गरीबी के कारण या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण एक सुलभ न्याय या जो न्याय प्राप्त करने से वो वंचित ना रह जाए, उस हमारे देश के या हमारे समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक भी न्याय पहुंच पाए। इसको उन व्यक्तियों को लीगल सहायता उपलब्ध कराने के लिए, लीगल नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को भारतीय पार्लियामेंट ने लागू किया गया है, जो कि हमारे संविधान का जो 39 आर्टिकल 39A जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराना, जो इस आर्टिकल को की जो क्रियान्वित करने के लिए, इस आर्टिकल को लागू करने के लिए भारतीय को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 लागू किया गया था। इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इनका जो पहला कार्य है वो नीति का निर्धारण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस प्रकार से विधिक सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर। एक निर्धन व्यक्ति को जो अपने अधिकारों को कोर्ट के सामने रखने में उसको लीगल सहायता की आवश्यकता है, लेकिन अपनी निर्धनता के कारण वो लीगल सहायता नहीं ले पाता, ऐसे व्यक्तियों को फ्री में लीगल सहायता उपलब्ध कराना ही जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य हैं, या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 का जो एक्ट है उसकी मूल भावना है। यानी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु नीति का निर्धारण की किस प्रकार की नीति होगी जिससे कि इस समाज के आखिरी व्यक्ति तक विधिक सेवा उपलब्ध करवाई जा सके, तथा उन सिद्धांतों को वो कौन कौन से सिद्धांत अपनाई जाएंगे जिनके आधार पर इस समाज के निर्धन व्यक्ति तक भी न्याय सुलभता से पहुंच पाए। इसका निर्धारण राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्य है। दूसरा जो कार्य है वो है योजनाएं बनाना। इस अधिनियम के अंतर्गत विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिक प्रभावी और मितव्ययी योजना तैयार करना। यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की योजनाएं तैयार करना जिससे कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर जो निर्धन व्यक्ति है या किसी निर्योग्यता से ग्रसित व्यक्ति है जिसको न्याय मिलने में असुविधा हो रही है, उसको विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर उसको न्याय के अवसर उपलब्ध कराना और इस प्रकार की योजनाएं बनाना राष्ट्रीय विधिक सेवा राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में आता है। निधि का उपयोग एवं आवंटन, जो फंड इसको केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को उस फंड का उपयोग करना तथा उस फंड को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं जिलिक विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस फंड को समुचित रूप से या आवश्यक रूप से जितनी उनको आवश्यकता होती है उस हिसाब से इस बजट को राज्य विधिक सेवा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवंटित करना। सामाजिक कार्यों को करना
उपभोक्ता, ये भी सामाजिक कार्यों को करना राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित विषयों तथा अन्य सामाजिक विषयों से संबंधित कार्य हाथ में लेना। ऐसे कार्यों को करना या ऐसे कार्यों को हाथ में लेना जो उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हों, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हों, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से जुड़े हों, इन विषयों से जो जुड़े हुए कार्य हैं उनको अपने हाथ में लेना तथा इस प्रयोजन हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस प्रयोजन के हेतु जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे व्यक्ति जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, समाज को एक नई दिशा और उत्थान की तरफ ले जाते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण का काम करते हैं, समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक दक्षता के लिए प्रशिक्षण देना ताकि वो अपने कार्य को और भी अधिक सुचारू रूप से कर सकें। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विधिक सहायता शिविरों का आयोजन। समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन वर्गों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं तथा लोक अदालतों के जरिए मामलों को निपटाने के दोहरे प्रयोजन के साथ, तथा जो राष्ट्रीय प्राधिकरण का एक कार्य ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मामले होते हैं, जो केसेज होते हैं, उनको लोक अदालतों के माध्यम से जल्दी निपटाया जाए तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, झुग्गी झोपड़ियों में एवं श्रमिक बस्तियों में विधिक सहायता शिविरों का आयोजन करना तथा समाज के निर्धन व्यक्ति को विधिक सहायता पहुंचाना, ये राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं। अगला कार्य है विवादों को वैकल्पिक तरीकों से निपटाने हेतु प्रोत्साहित करना। जो इस प्रकार से इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना कि वार्ता के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से तथा सुलह के द्वारा, जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वैकल्पिक निपटान के तरीके हैं विवादों को, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करना ताकि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य को वार्ता के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से तथा सुलह के द्वारा अपने विवादों को निपटा सकें। उसके बाद जो अगला कार्य आता है विधिक सेवा को अग्रसित करना, यानी कि विधिक सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से इस संदर्भ में कि गरीबों को ऐसी सेवा आवश्यक है, शोध करना तथा विधिक सेवा को अग्रसित करना, यानी विधिक सेवा को आगे ले जाना, विधि के क्षेत्र में रिसर्च करना तथा गरीबों को विधिक सेवा की किन किन क्षेत्रों में गरीबों को विधिक सेवा की आवश्यकता होती है, इसके बारे में रिसर्च करना तथा विधिक सेवा को अग्रसित करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। मूल कर्तव्यों के प्रति नागरिकों को प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना कि लोग, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूलभूत जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में नागरिकों को पता हो, या जो पार्ट 4 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनके बारे में ही लोगों को जानकारी हो, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय प्राधिकरण का ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ, नीति निर्देशक तत्वों के साथ, मूल कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक हो कि हमारे देश के प्रति, संविधान के प्रति क्या मूल कर्तव्य हैं, जो कि भारतीय संविधान के धारा 4A के पार्ट 4A के अंतर भाग 4A के अधीन नागरिकों को दिए गए हैं। और इस प्रकार से राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य है कि नागरिकों को उनके मूल कर्तव्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित की जाए, सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाना, ताकि व्यक्ति, जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो अपने मूल कर्तव्यों के प्रति भी उनको जागरूकता हो और वो मूल कर्तव्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हो, वो सुनिश्चित की जा सके। विधिक सेवा कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, नियमित अंतराल में विधिक सेवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना और उस पर निगाह रखना। जो भी विधिक सेवा के जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को मॉनिटर करना भी प्राधिकरण का कार्य है। निधि का अनुदान करना, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विधिक
सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, यानी विधिक सेवा की जो काफ़ी सारी जो योजनाएं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत आती है या उसके अंतर्गत रन होती है, चलती है, तो उन सब योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए फंड का उपयोग करना, निधि का उपयोग करना तथा निधि को विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थाएं होती है, राज्य एवं जिला प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराना, उनकी आवश्यकता के अनुसार जितनी किसी सामाजिक सेवा संस्थाओं को जो विधिक सेवा निःशुल्क विधिक सेवा सहायता में काम करते हैं, राज्य स्तर पर राज्य प्राधिकरण हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उस जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनको फंड उपलब्ध करवाना भी राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्य है। विधिक सेवा केंद्रों की स्थापना करना, लीगल जो सर्विस सेंटर्स होते हैं उनकी स्थापना करना, भारत की बार काउंसिल से परामर्श के बाद में विधिक सेवा शिक्षा केंद्र कार्यक्रमों को विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों के अंदर जो विधि महाविद्यालय हैं वहाँ पर या अन्य इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पर विधिक सेवा केंद्रों की स्थापना करना तथा उनकी कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना, उन्हें मार्गदर्शन देना तथा उनका पर्यवेक्षण करना। यहाँ पर विश्वविद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर या अन्य प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पर विधिक सेवा केंद्र स्थापित करना, जहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्धनता के अभाव में या अन्य किसी निर्योग्यता से विधिक सहायता नहीं प्राप्त कर सकता, वो विधिक सहायता ऐसे केंद्रों के माध्यम से प्राप्त कर सके और अपने अधिकारों के बारे में जान सके और विधि और कानून का उसको ज्ञान हो सके, और ऐसे व्यक्तियों को ऐसे विधिक सेवा केंद्रों द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो ऐसे विधिक सेवा केंद्रों की स्थापना करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको मॉनिटर करना और उनका मार्गदर्शन करना भी राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्य है। विधिक साक्षरता एवं चेतना प्रसारित करना, जनता में विधिक साक्षरता हो, जनता अपने जो लीगल राइट्स है और लीगल ड्यूटीज़ है उनके बारे में उनको पता हो, कानून के बारे में जानकारी हो, नए नए जो कानून आते हैं उनके बारे में जानकारी हो, अपने अधिकारों के, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो। विधिक चेतना प्रसारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना तथा विशिष्ट रूप से समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं या उनको कानून के बारे में जानकारी प्रदान करना और कमज़ोर वर्गों को सामाजिक विधायनों तथा अन्य विधायनों द्वारा प्रदत्त उनके लाभों कि भाई आपको कौन कौन से ऐसे विधायन हैं जिनके द्वारा आपको कौन कौन से लाभ दिए गए हैं सरकार की तरफ से, सरकार ने ऐसे कौन कौन से कानूनों का निर्माण किया हुआ है जो कि आपके लिए लाभकारी हैं, तथा उनको अपने विधिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करना कि आपके कौन कौन से लीगल राइट्स हैं और उनको कानून की जानकारी देना। अगला जो प्राधिकरण का जो कार्य है वो है स्वैच्छिक कल्याणकारी संस्थाओं को अवलंब सपोर्ट करना। ऐसी कल्याणकारी संस्थाएं जो स्वेच्छा से हैं, कई एनजीओ हैं या कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जो अपनी इच्छा पे स्वेच्छा से जो समाज को उत्थान का काम करती हैं, यानी कि जो समाज के अंदर इस प्रकार का काम करती है जो श्रमिकों से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है, अनुसूचित जाति से जुड़ा है, अनुसूचित जनजाति से जुड़ा है, विशेष रूप से जो पिछड़े हैं उनसे जुड़ा है। तो ऐसे शहरी श्रमिकों को या इस प्रकार से महिलाओं के बीच कार्यरत स्वैच्छिक कल्याणकारी संस्थाओं को जो कि उनके अधिकारों का रक्षा करने में कार्य कर रही है, ऐसी संस्थाओं को, कल्याणकारी संस्थाओं को सपोर्ट करना और उनको अवलंब देना भी राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य है। विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं संगठनों पर निगरानी एवं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। विधिक सेवा जो प्राधिकरण है जो कि राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पर है, तालुका स्तर पर समिति है, उनके बीच में ऐसे जो संगठन हैं और भी कई ऐसे संगठन हैं, उन संगठनों के बीच में जो कि विधिक सेवा प्रदान करते हैं उनकी निगरानी करना, उनके कार्यों की मॉनिटरिंग करना और उन सब संस्थाओं के बीच में आपस में समन्वय स्थापित करना। राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां हैं, तालुका स्तर पर तालुक विधिक सेवा समिति हैं तथा स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाएं हैं तथा अन्य विधिक सेवा संगठनों की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय जो
विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका कार्य है कि वो निगरानी रखे और इन संस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित करें तथा विधिक सेवा कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन हेतु उन्हें सामान्य निर्देश प्रदान करें। तो इस प्रकार से ये सब जो कार्य हैं ये राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्य हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। अगला जो धारा 5 है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम है 1987 उसकी ये बात करती है कि केंद्रीय प्राधिकरण जो है उसका ये कार्य है कि वह अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करें। यानी कि धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए जो केंद्रीय प्राधिकरण है जो कि उसके जो कार्य हैं उन कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक हो अन्य ऐसी सरकारी जो तथा गैर सरकारी संस्थाओं विश्वविद्यालयों से तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय को स्थापित करें और स्थापित करते हुए कार्य करेगा जो निर्धनों को विधिक सहायता को अग्रसित में लगी हुई है। ऐसी संस्थाएं जो निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में कार्य कर रही हैं, चाहे वो जो ऐसी सरकारी संस्थाएं हों या गैर सरकारी संस्थाएं हों या विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या अन्य इस प्रकार से कोई एनजीओ हो, अन्य कोई संगठन हो, एजेंसी हो, तो उन सब के साथ में राष्ट्रीय विधिक सेवा जो प्राधिकरण है वो समन्वय रखते हुए कार्य करेगा जिससे कि जो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो निर्धनों को विधिक सहायता उपलब्ध करवा रही हैं तो उनको भी एक प्रकार से सपोर्ट मिले, संबल मिले और इन प्रकार की सभी प्रकार की जो एजेंसियां हैं, संगठन हैं, उन सब के साथ में समन्वय रखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करेगा जो निर्धनों की विधिक सहायता को अग्रसित करने में लगी हुई है। ऐसे निर्धन व्यक्तियों को फ्री लीगल एक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि ऐसी संस्थाओं के साथ में सहयोग से अपना जो एम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उसको वो पूर्ण करे और समाज के आखिरी व्यक्ति तक सुगम व निःशुल्क ऐसे निर्धन व्यक्ति को जो कि समाज का बहुत पिछड़ा हुआ है, जो कि निर्धनता की वजह से या किसी अन्य निर्योग्यता की वजह से न्याय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति तक न्याय सुलभ रूप से पहुंच सके, इस दिशा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अपना कार्य करेगा। धन्यवाद।